नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। मैं हूं साकेत मिश्रा। आज हम बात करेंगे कक्षा 6 के विज्ञान के अध्याय 14 के बारे में। ठीक है मित्रों, इसमें हम जानेंगे जल के बारे में कि हमें जल कहाँ से प्राप्त होता है, जल का मेन सोर्स क्या है, हमें हमारे लिए हमारी पृथ्वी पे कितना जल है, हमें जल का उपयोग कैसे करना चाहिए, जब हमें जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज जानेंगे। हमें जल का संरक्षण किस प्रकार से करना है। ठीक है मित्रों, तो इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप जल से संबंधित पूरी जानकारी जान पाएंगे और समझ पाएंगे कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और ये कैसे प्राप्त होता है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। ठीक है मित्रों, जितनी भी आधारभूत जानकारी है सारी आज आपको मिलेगी, तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। ठीक है मित्रों, जो भी कक्षा 6 का छात्र है वो तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखे। अगर वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेगा तो उसके पेपर में जो भी प्रश्न उत्तर आने होंगे, ठीक है मित्रों, जो भी आपको क्वेश्चन आंसर आपके पेपर में आएंगे, आप उन्हें समझकर लिख सकते हैं। आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और इससे इस पार्ट से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर आपसे बन जाएंगे। ठीक है मित्रों, बस आप पढ़ते चलिए मेरे साथ और समझते चलिए। ठीक है मित्रों, और साथ में जो एसएससी या अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम यूपीएससी एमपीपीएससी की भी तैयारी कर रहा है, तो जल से संबंधित, जल संरक्षण, पर्यावरण, प्राकृतिक से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उससे संबंधित कुछ पॉइंट आप इस अध्याय से लिख सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आइए शुरू करते हैं आज का यह पाठ। मान लीजिए किसी कारणवश आपके परिवार को एक सप्ताह तक प्रतिदिन 1 बाल्टी जल मिलता है। ठीक है मित्रों, आपको ऐसा मान लेना है कि कुछ समस्या आ गई है जिसकी वजह से आपको 1 सप्ताह में सिर्फ 1 बाल्टी पानी मिल रहा है। अब आप कल्पना कीजिए कि क्या होगा। ठीक है, आप उस पानी का क्या करेंगे? क्या आप उस पानी का खाना पकाएंगे, या आप उस पानी से कपड़े धोएंगे या बर्तन साफ करेंगे, या उस पानी को आप स्नान के कार्य में उपयोग कर पाएंगे? ठीक है, तो आप स्वयं से सोचिए, 1 बाल्टी पानी से आप क्या क्या कर सकते हैं। आप कोई भी एक काम कर सकते हैं, या तो आप उससे खाना ही बना सकते हैं, या आप उससे कपड़े ही धो सकते हैं। मतलब आप लगभग उससे कुछ भी एक ही काम हो पाएगा, कोई भी एक काम हो पाएगा, और आप उसे लंबे समय तक आपको बहुत थोड़ा थोड़ा पानी उपयोग करना होगा, जिससे आपको क्या होगी, बहुत अधिक समस्या होगी। ठीक है मित्रों, पीने के अतिरिक्त ऐसे बहुत से क्रियाकलाप हैं जिनके लिए हमें जल का उपयोग करना पड़ता है। क्या आपको यह अनुमान है कि हम एक दिन में जल की लगभग कितनी मात्रा उपयोग करते हैं? तो देखिए मित्रों, ये देखिए, इस प्रकार से हम जल का उपयोग करते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक कुएं से क्या क्या काम हो रहे हैं। एक व्यक्ति नहा रहा है, एक व्यक्ति कपड़े धो रहा है, एक औरत अपने घर के लिए पीने का पानी भर के ले जा रही है। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से जल के बहुत सारे उपयोग हैं। ठीक है, अब है 14.1, हम कितने जल का उपयोग करते हैं। ठीक है मित्रों, तो इसमें हम ये जानेंगे हमारे द्वारा कितने जल का उपयोग किया जाता है। ठीक है मित्रों, दिन भर में हम कितना जल उपयोग करते हैं, इस बिंदु में हम यह जानेंगे। क्रियाकलाप 1, तो क्या है आज का पहला ये क्रियाकलाप है, प्रतिदिन उन सभी क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं। ठीक है मित्रों, तो आपको सुबह से लेके रात तक, जब तक आप सो नहीं जाते, उन सारे कार्यों की सूची बनाइए जिसमें आपको पानी का उपयोग करते हैं। ठीक है, जिन कार्यों में आप पानी का उपयोग करते हैं उसकी एक आपको सूची बनाना है। इस प्रकार की सारणी आपकी नोटबुक में बनाइए। ठीक है मित्रों, आपको कहाँ बनाना है? आपकी नोटबुक में बनाना है। अब पूरे दिन में आप और आपके परिवार के सदस्यों द्वारा किस किस गतिविधि में जल का उपयोग किया गया, उस सारणी में आपको
लिखना है और साथ में उपयोग हुए जल की मात्रा भी लिखना है। आप उस मात्रा को मग, गिलास, बाल्टी किसी से भी माप कर लिख सकते हैं। ठीक है मित्रों, जैसे मान लीजिए आपने पीने का पानी लिया तो आपने दिन भर में कितने गिलास पानी पिया। ठीक है, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि आपने कितने गिलास पानी पिया। मान लीजिए आपने दिन भर में 10 गिलास पानी पिया। ठीक है, कितने गिलास पानी पिया? 10 गिलास पानी पिया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपने 10 गिलास पानी पिया। कितने गिलास पानी पिया मित्रों? आपने 10 गिलास पानी पिया। यहाँ पे इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक तरफ बनाना है क्रियाकलाप की लिस्ट और एक तरफ बनाना है उपयोग हुए जल की मात्रा। ठीक है मित्रों, तो देखिए जैसे पानी, दिन भर में पानी कितना पी लेते हैं? मान लीजिए 4-5 लीटर पी ही लेते होंगे। ठीक है मित्रों, जैसे आप 10 गिलास पिएंगे तो वो गिलास होता है, एक गिलास बड़ा, वो लगभग 250 मिलीलीटर का होता है। कितने? 250 मिलीलीटर का होता है। तो लगभग आपने देखिए 2.5 लीटर पानी तो पी ही लिया। ठीक है, कितना पानी पी लिया? 2.5 लीटर पानी पी लिया और इससे ज़्यादा ही पानी हम पी जाते हैं। ब्रश करने में, ठीक है, जब हम सवेरे उठते हैं तो ब्रश करते हैं, तो उस ब्रश करने में हमें कितना पानी लगता है? लगभग 2 मग पानी लगता है। ठीक है, इसी प्रकार से नहाने में कितना लगेगा? लगभग 1 बाल्टी पानी तो लगेगा ही। बर्तन साफ करने में भी लगभग 1 बाल्टी पानी लगेगा। कपड़े धोने में भी कपड़े धोने पे ये होता है, डिपेंड करता है कि आप, निर्भर करता है कि आप कितने कपड़े धो रहे हैं। आप कम कपड़े धो रहे हैं या ज़्यादा कपड़े धो रहे हैं। ठीक है, तो ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप कितने कपड़े धो रहे हैं। तो मान लीजिए आप ज़्यादा कपड़े धो रहे हैं तो आपको 2 बाल्टी पानी लग जाएगा। कितनी बाल्टी? 2 बाल्टी। शौचालय जाने में आधी बाल्टी से भी कम पानी लगेगा। ठीक है, फर्श साफ करने में कितना पानी लगेगा? इसमें भी आधी बाल्टी लगेगा, लगभग आधी बाल्टी या उससे कम। अब कोई अन्य कार्य, जैसे सब्जी बनाने में, तो सब्जी बनाने में कितना पानी लगेगा? 2 लोटा पानी। ठीक है मित्रों, आटा मारने में वो भी ये डिपेंड करता है कि आप कितना आटा मार रहे हैं। अगर ज़्यादा आटा है तो उसमें 1 लोटा भी लग सकता है। अगर और ज़्यादा आटा है तो उसमें 2 लोटे पानी लग सकता है। अगर बहुत ही कम है तो 1 गिलास पानी में भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से आपको क्या करना है? परिवार में एक दिन में उपयोग हुए जल की कुल मात्रा आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक, आप लीटर, मिलीलीटर कुछ में भी यहाँ पे उसकी मात्रा लिख सकते हैं। अब आप यह जान गए होंगे कि प्रतिदिन आपके परिवार में लगभग कितने जल का उपयोग होता है। ठीक है, कितने जल का उपयोग होता है? क्या आप अपनी स्वच्छता के लिए एक दिन में उपयोग किए जाने वाले जल की मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं? तो हाँ मित्रों, हम अपनी स्वच्छता के लिए उपयोग होने वाले जल का अनुमान लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? देखिए, स्वच्छता में हम क्या क्या उपयोग करते हैं। हमारी स्वच्छता से अर्थात क्या है? देखिए, हम अपने सबसे पहले तो हम ब्रश करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? सबसे पहले हम ब्रश करते हैं। लगभग 2 मग्गे लगेंगे हमारे लिए ब्रश करने में। कितने लगेंगे? 2 मग्गे लगेंगे ब्रश करने में। ठीक है मित्रों, कितने लगेंगे? कम से कम 2 मग्गे ब्रश करने में, 2 मग्गे हमें लगेंगे ही। ठीक है मित्रों, उसके बाद हम अपना कपड़े धोएंगे तो कपड़े धोने में कम से कम 1 बाल्टी पानी लगता है। तो 1 बाल्टी पानी में कितना? लगभग 10 लीटर आएगा। ये कपड़ों पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा है तो 3 बाल्टी भी लग सकती हैं, ज़्यादा कपड़े हैं तो 3 बाल्टी भी लग सकती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमें 3 लीटर, फिर हमें कितना लग जाएगा पानी? 30 लीटर पानी लग सकता है। ठीक है मित्रों, कितना लग सकता है? 30 लीटर पानी लग सकता है। उसके बाद हम स्वयं नहाएंगे तो हमें स्वयं नहाने में 10 लीटर पानी लगेगा। ठीक है, ठीक, फर्श धोने में 1 बाल्टी पानी, तो मतलब इसमें भी अगर आधा बाल्टी पानी लगेगा मित्रों। ठीक है, अगर घर छोटा है तो आधा बाल्टी पानी लगेगा, अगर बड़ा है तो 1 बाल्टी पानी लग सकता है, मतलब 10 लीटर के लगभग पानी लग सकता है। ठीक है मित्रों, तो देखिए, अगर घर की साफ सफाई को छोड़ दें तो हर एक व्यक्ति के अगर 2 लोटा पानी अगर यूज कर रहा है ब्रश करने में,
तो आपके घर में मान लीजिए 4 सदस्य हैं, तो कितने लोटे हो गए? 8 लोटा पानी हो गया। ठीक है। अब इसी प्रकार से सभी चारों सदस्यों के बहुत सारे कपड़े हैं, तो सभी को 30, एक को 30 लीटर लगा, मतलब चारों को 30-30 लीटर मिला के हो गए 120 लीटर। ठीक है मित्रों। इसी प्रकार से नहाने में 10 लीटर लग रहा है, तो 40 लीटर हो गया हमारा काय में, चारों सदस्यों को मिला के हो गया नहाने में। अब हमारे परिवार ने कुल मिला के कितना उपयोग कर लिया? अब मान लीजिए ये जो मग था, ये आधा लीटर का था। ठीक है, मग का जो माप थी वो आधा लीटर थी, तो 8 मग लगा, मतलब 4 लीटर पानी हमारा यहाँ पे लग गया। तो इस प्रकार से देखिए 4 लीटर लगा ब्रश करने में पूरे परिवार को, 120 लीटर में पूरे परिवार के कपड़े धुले, फिर 40 लीटर में पूरे परिवार ने नहा लिया। ठीक है मित्रों। और उसके अलावा 5 लीटर लगा किसमें? कमरों को साफ करने में। उसके अलावा हमारे घर के बर्तन भी धुलेंगे। क्या होगा मित्रों? हमारे घर के बर्तन भी धुलेंगे। ठीक है, तो अब हमारे घर के बर्तन भी धुलेंगे, तो सुबह और शाम धुले। मान लीजिए सुबह भी 15 लीटर लगा पानी धुलने में, और शाम को भी 15 लीटर पानी लगा धुलने में। ठीक है मित्रों, तो कितना हो गया? 30 लीटर हो गया हमारे बर्तन धुलने में। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आप इसकी कुल लगा सकते हैं। 120 और 40 जोड़ेंगे तो 160, और 160 में 30 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 190। कुल मिला के मान लीजिए 190 में जे हम 5 4 9 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 199। तो लगभग हमारे परिवार को साफ सफाई में 200 लीटर पानी लग रहा है। किसमें? साफ सफाई में। ठीक है, साफ सफाई में हम दिन भर में 200 लीटर पानी का उपयोग कर रहे हैं, सिर्फ साफ सफाई में। सोचिए मित्रों, स्वच्छता के लिए हम कितना पानी उपयोग कर रहे हैं? हमारे परिवार का, मतलब एक परिवार का, ये लगभग है कि 200 लीटर पानी का उपयोग हो रहा है। ठीक है मित्रों, और इतना लगभग हो ही जाता है, इससे ज़्यादा ही हो जाता है। ठीक है मित्रों, क्या हो जाता है? इससे ज़्यादा ही उपयोग हो जाता है। जैसे अधिकतर हमारे सभी घरों में 500 लीटर की एक टंकी होती ही है। ठीक है, तो ये जब हम सवेरे भरते हैं, ठीक है, सभी के घर में ये सवेरे सुबह सुबह भर ली जाती है। क्या होती है? ये सुबह सुबह भर ली जाती है, और अगले दिन 24 घंटे के अंदर ये 500 लीटर पानी खत्म हो जाता है। ठीक है मित्रों, अधिकतर घरों में क्या होता है? ये पूरा 500 का 500 लीटर पानी, 500 लीटर टंकी 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाती है। तो आप सोचिए, ये तो अभी हम अनुमान लगा रहे थे। ठीक है, अब आप इससे ये हम अनुमान लगा रहे थे कि हम स्वच्छता, तो ये सिर्फ स्वच्छता का था। ठीक है मित्रों, और अगर हम एक हिसाब से लगाएं तो हम 500 लीटर पानी का उपयोग डेली करते ही हैं, क्योंकि हमारी वो 500 लीटर की टंकी 24 घंटे में खाली हो जाती है। ठीक है मित्रों, तो देखिए अब आगे पढ़ते हैं। तो ये हमने हमारे परिवार का अनुमान लगाया कि स्वच्छता में, वो सिर्फ स्वच्छता में कितने लेता है? 200 लीटर पानी लेता है। ठीक है, सिर्फ स्वच्छता में, दिन भर की बात नहीं हो रही है मित्रों। ये क्या है? दिन भर की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ स्वच्छता में कि हमने नहा लिया, कपड़े धो लिए। ठीक है, नहा लिया, कपड़े धो लिए, ब्रश कर लिया, बर्तन धुल गए हमारे। ठीक है, तो इसमें हमारा 200 लीटर पानी लगा। ठीक है, अब इस जानकारी का उपयोग करके यह गणना कीजिए कि आपके परिवार को एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होती है। तो अब आइए हम अपने परिवार का एक वर्ष का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो हमें स्वच्छता में एक दिन में लगे कितने? 200 लीटर। ठीक है, एक दिन में कितने लगे मित्रों? एक दिन में हमें लगे 200 लीटर। एक दिन में कितना लगा? 200 लीटर। तो 365 दिन में कितना लगेगा? 365 गुणा 200। ठीक है मित्रों, तो ये आ गया हमारा 365 में 2 पंचे 10 की 0 हासिल आएगी 1, 2 6 12 और 1 13 की 3 हासिल आएगी 1, फिर से 2 3 6 और 1 7। तो कितना लगेगा हमें? 73,000 लीटर। ठीक है, तो ये एक साल का आ गया कि एक साल में हमें लगेगा 73,000 लीटर। ठीक है, 73,000 लीटर पानी लग रहा है हमें, हमारे परिवार को एक वर्ष में। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्या कह रहे हैं? अब जल की इस मात्रा को अपने परिवार के सदस्यों की संख्या में विभाजित कीजिए। मान लीजिए आपके परिवार में 4 सदस्य हैं। ठीक है, तो इसे अब हम 4 सदस्यों में विभाजित कर देंगे।
तो कितना आ जाएगा, देखिए मित्रों देखते हैं कितना आ जाता है। एक वर्ष में कितनी मात्रा उपयोग की एक परिवार, एक सदस्य के एक परिवार में, तो 4 एकम 4 आ जाएगा, फिर बचेगा 3, तो 4 8 32, फिर बचेगा 1, तो 4 दूनी 8, फिर बचेगा 2, 4 पंचे 20, और फिर 1 शून्य आ जाएगा। तो परिवार के एक सदस्य ने कितनी की, 18,250। तो एक वर्ष में 18,250 लीटर पानी एक सदस्य उपयोग करता है। ठीक है, एक सदस्य मित्रों। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे क्या पता लगाना हमें, आइए आगे देखते हैं आगे क्या पता क्या लगाना है। इसको मैं इरेज कर दूं। ठीक है मित्रों, तो ये हमारा इरेज हो गया। अभी ये हम ये सारे परिवार की ये जो लिखी है इसे हम लिखा रहने देते हैं। आप 18,500 को 18,250 को भी याद रखिए, पता लगाइए। अब क्या है, ये तो हमने हमारे परिवार का, एक परिवार का निकाल लिया। ठीक है, अब पता लगाइए कि क्या, पता लगाइए कि आपके गांव या शहर में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे गांव में कितने लोग रहते हैं, 5,000 लोग रहते हैं। ठीक है, कितने लोग रहते हैं मित्रों, मान लीजिए हमारे गांव में 5,000 लोग रहते हैं। कितने, 5,000 लोग रहते हैं हमारे गांव में, ऐसा मान लीजिए। अब आपको यह बोध हो जाएगा कि आपके शहर अथवा गांव के लिए एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होती होगी। तो देखिए हमारे अभी हमने क्या लगाया, निकाला था, एक सदस्य का निकाला था। ठीक है, एक सदस्य का कितना आया था, 18,250। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि जो गांव में जितने लोग हैं उन सभी को 18,250 लीटर पानी लगता है। मोटे हिसाब में हम मान लें 18,000 लगता है। ठीक है मित्रों, कितना लगता है, पूरे गांव के लोग हैं 5,000, और अभी अभी हमने एक व्यक्ति का निकाला था लगभग 18,000। ठीक है मित्रों, कितना निकाला है, लगभग 18,000। तो अब हमारे पूरा जो गांव है उसे एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होगी, तो देखिए 3 शून्य इसके हैं और 3 शून्य इसके हैं। तो पहले हम 18 पंचे कितने होते हैं मित्रों बताइए, 18 पंचे होते हैं 90। ठीक है, तो 18 पंचे 90 और 6 शून्य हो गए इसके। ठीक है मित्रों, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़। तो कितना, 90 लीटर पानी लग रहा है एक गांव को। ठीक है, 50,000 की आबादी वाले गांव को कितने लीटर पानी लग रहा है, 90 करोड़ लीटर। ठीक है, कितना लग रहा है, 90 करोड़ लीटर पानी लग रहा है एक गांव को। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं हम कितने सारे जल का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। आइए बूझो कुछ कह रहा है, बूझो क्या कह रहा है, बूझो जिज्ञासु है, किस बात के लिए जिज्ञासु है, कि क्या हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समान मात्रा में जल उपलब्ध होता है। क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां के लोगों को उचित मात्रा में जल नहीं मिलता है, वे अपना काम कैसे चलाते हैं। ठीक है, तो हाँ मित्रों, हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को पानी का जो जल है वो समान मात्रा में नहीं मिलता। ठीक है, क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विभिन्न मात्रा में जल उपलब्ध होता है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी के पास कम होता है। क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ उचित मात्रा में जल नहीं है, तो हाँ ऐसे भी बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पे जल की उचित मात्रा नहीं है। वे अपना काम कैसे चलाते हैं, तो वे अपना काम बहुत ही कठिनाई से चलाते हैं। ठीक है, आपने ऐसे बहुत से क्रियाकलापों की सूची बनाई है जिसमें आप जल का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमारी जल की आवश्यकताएं इसी प्रकार के क्रियाकलापों तक सीमित हैं। तो देखिए मित्रों, अब आपको सोचना है कि जल की जो हम अभी क्रियाकलाप बनाया, तो क्या हमारी जल की आवश्यकता यहीं तक सीमित है। तो नहीं मित्रों, हमारी जल की आवश्यकता यहीं तक सीमित नहीं है। हम गेहूँ, चावल, दालें, सब्जी, अन्य बहुत सी खाने की वस्तुओं में भी प्रतिदिन जल का उपयोग करते हैं। ठीक है, हम और इन्हें उगाने के लिए भी हम जल का उपयोग करते हैं। ठीक है मित्रों, ये सारी चीज़ें जो भी हम खाते पीते हैं वो बिना जल के नहीं होती। हम जानते हैं कि कुछ रेशे जिनका उपयोग हम कपड़ा बनाने के लिए करते हैं
पौधों से ही प्राप्त होते हैं, क्या उन्हें उगाने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती? तो हाँ मित्रों, उन पौधों को भी उगाने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। क्या आप जल के कुछ और उपयोग सोच सकते हैं? हमारे उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन में जल का उपयोग किया जाता है, इसलिए जल का उपयोग केवल दैनिक कार्यों के लिए नहीं वरन बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी होता है। ठीक है मित्रों, तो हमारे जीवन जो हम जीवन यापन कर रहे हैं उसमें अधिकतर चीज़ों में हमें जल का उपयोग करना पड़ता है। अब आइए पहले जान लेते हैं पहेली क्या कह रही है। पहेली आपको यह बताना चाहती है कि पुस्तक के एक पृष्ठ के उत्पादन के लिए लगभग 2 गिलास जल की आवश्यकता होती है। तो देखिए, जो हमारी पुस्तक का पृष्ठ है वो एक पृष्ठ को बनाने में कितना जल लगता है? 2 गिलास जल लगता है। ठीक है मित्रों, अब आइए हमारा पॉइंट पढ़ते हैं 14.2। इसमें क्या लिखा है? हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमें जल कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखिए, आपने देखा होगा आपके घरों में जल या तो आपके यहाँ क्या होगा, बोरवेल होगा। ठीक है मित्रों, क्या होगा? बोरवेल होगा या फिर हैंड पाइप लगा होगा मित्रों। ठीक है, तो हैंड पाइप जो लगता है वो बोरवेल होता है। पहले गड्ढा करते हैं मशीन के द्वारा, फिर उसमें हैंड पाइप फिट कर देते हैं। या फिर आपके यहाँ जल है जो नदी, झरनों या तालाब या झील से आता होगा। कहाँ से आता होगा? नदी, तालाब या झील से आता होगा। ठीक है, कुओं, हैंडपंप आदि से हम जल प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य कह सकते हैं कि हम जल टोंटियों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग कह सकते हैं हमारे घर में जल टोंटियों से आता है। टोंटियाँ अर्थात जो हमारे घरों में नल लगा होता है उससे। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा है कि टोंटियों में जल कहाँ से आता है? तो हाँ मित्रों, आपने सोचा है क्या टोंटियों में जल कहाँ से आता है? तो शायद आपको पता होगा, वो टोंटियों में जल टंकियों से आता है। ठीक है, हमारे घरों की छत पे टंकियाँ रखी होती हैं, उन टंकियों से टोंटियों में जल आता है। अब आप सोच सकते हैं कि उन टंकियों में जल कहाँ से आया, बताइए मित्रों। तो उन टंकियों में जल कहाँ से आता है? झील, नदी या किसी कुएं से प्राप्त किया जाता है, जिसकी आपूर्ति पाइपों के नेटवर्क द्वारा की जाती है। देखिए मित्रों, ये है हमारी टोंटी। ठीक है, ये क्या है? ये टोंटी है, ये नल, इसे हम क्या बोलते हैं? नल। ठीक है, तो देखिए ये एक नदी है, यहाँ पे एक नदी बह रही है। ठीक है मित्रों, आप ये नदी देख सकते हैं, ये यहाँ पे पाइपों का जाल बिछा हुआ है। इसी प्रकार से इधर पे भी पाइप गया होगा और इस बिल्डिंग में भी पाइप गया होगा। तो इस तरीके से नदी से हर बिल्डिंग में पाइप गया है और यहाँ पे एक पंप लगा दिया जाता है। इस पंप के द्वारा इस पाइप के जरिए इन बिल्डिंगों की छत तक, टंकियों तक पानी पहुँचा दिया जाता है और फिर इन टंकियों से हमारी टोंटी तक पानी आता है। ठीक है मित्रों, हम में से प्रत्येक का अपने घरों में जल प्राप्त करने का ढंग भिन्न हो सकता है, अतः हम सबके जल के एक ही स्रोत हैं। ठीक है मित्रों, अब देखिए, हम अपने घरों में जल विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करते हैं। किसी के यहाँ जल टैंकरों के माध्यम से पहुँचता है, किसी के यहाँ जल पाइपों के माध्यम से पहुँचता है और किसी के यहाँ जल स्वयं उनके यहाँ बोर होता है। क्या होता है? बोर होता है, बोर का गड्ढा, बोरवेल। ठीक है मित्रों, आप समझ पा रहे होंगे, जिसमें हैंड पाइप हम लगाते हैं। तो किसी के घर में हैंड पाइप लगा होता है तो वो वहाँ से जल प्राप्त करता है, लेकिन उसका स्रोत एक ही है। ठीक है, अगर आपके यहाँ टैंकर से आ रहा है तो हो सकता है वो टैंकर किसी झील से भर के लाया हो या वो किसी नदी से भर के लाया हो। ठीक है, अगर आपके यहाँ जल आ रहा है पाइप के द्वारा तो हो सकता है वो पाइप कुएं में लगा हो सकता है वो पाइप तालाब में लगा हो सकता है वो पाइप नदी में हो या झील में हो, या फिर हो सकता है वो पाइप कहाँ हो? बोरवेल में हो। तो इस प्रकार से हमारे घरों में जल अलग अलग ढंग से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनका स्रोत एक ही है। हमने अपनी चर्चा में कुछ जल स्रोतों का उल्लेख किया। इन तालाबों, नदियों, झीलों तथा कुओं को भरने के लिए जल कहाँ से आता है। ठीक है मित्रों, तो अब इस प्रश्न का उत्तर हम खोजेंगे कि आखिरकार इन तालाबों, नदियों और झीलों
में जल कहाँ से आता है। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं बूझो क्या बोल रहा है। बूझो चाहता है कि आप अपने जीवन में किसी ऐसे दिन की कल्पना करें जिस दिन जल की आपूर्ति टोंटियों द्वारा नहीं हो रही, अतः आपको स्वयं बहुत दूर से जल लाना पड़ता है। तब क्या आप जल की उतनी ही मात्रा का उपयोग करेंगे जितनी अन्य दिनों में करते हैं? तो नहीं मित्रों, सामान्य मनुष्य इस प्रकार से काम नहीं करेगा। अगर उसकी टोंटियों में पानी नहीं आ रहा है और उसको स्वयं बहुत दूर तक जाना पड़ा है जल लेने को, तो अब उसको जल की कीमत समझ में आएगी। जब उसे टोंटियों के द्वारा जल की आपूर्ति आसानी से हो रही थी तो वह जल को फालतू में बहाता रहता था। ठीक है, ब्रश करेगा तो नल चालू रहेगा। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से लोग करते हैं कि ब्रश करते समय भी उनका नल रेगुलर चलता रहता है। तो जिस दिन उनके यहाँ टोंटी से जल आना बंद हो गया, उसी दिन उन्हें जल की कीमत पता पड़ जाएगी कि जल कितना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, क्योंकि उनको स्वयं ही बहुत दूर तक चल के जाना पड़ेगा, उनकी मेहनत लगेगी, और जब मेहनत लगेगी तभी हमें किसी चीज़ की कीमत समझ में आती है। अन्यथा हमें आसानी से चीज़ मिलती है उसकी हमें कोई कीमत नहीं होती। अधिकतर मनुष्यों की सोच ऐसी ही होती है। जो चीज़ उन्हें आसानी से मिलती है वो उसकी कीमत नहीं करते। जब उन्हें किसी चीज़ को पाने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है तो वो उसकी कीमत करते हैं। ठीक है मित्रों, अब क्या आप जानते हैं? तो देखिए मित्रों, ये हमारी पृथ्वी है और ये है हमारा प्यारा भारत। ये दिख रहा है हमारा प्यारा भारत। ठीक है मित्रों, ये देख सकते हैं, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, ये हमारा हिंद महासागर, यहाँ पे अरब सागर और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। ठीक है मित्रों, देखिए ये नीला पेन लिया हूँ मैं इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा आपको उसमें। ठीक है, तो आप तो वैसे जो बड़ी कक्षाओं में होंगे वो समझ गए होंगे। बाकी हम भूगोल में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, जैसे ही साइंस की वीडियो कंप्लीट होती हैं उसके बाद मैं भूगोल की वीडियो लाऊंगा जिसमें हम पूरे हमारी जो पृथ्वी है उसका बेसिक्स हम जानेंगे और हम उसमें हमारे प्यारे भारत के बारे में भी जानेंगे, उसके भूभाग के बारे में जानेंगे। ठीक है मित्रों, तो आइए अभी हम इस चैप्टर को पूरा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का 2/3 भाग 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है? ठीक है मित्रों, तो हमारी पृथ्वी में जल भाग सबसे ज़्यादा है। इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में है। ठीक है मित्रों, समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत लवण घुले होते हैं जिससे जल खारा होता है, इसलिए यह पीने के लिए अनुपयुक्त तथा घरेलू कार्य कृषि तथा उद्योगों की आवश्यकता पूर्ति के लिए उचित नहीं है। कदाचित आपने एक लेखक हैं, ठीक है मित्रों, क्या है, एक विदेशी लेखक हैं, एस टी कोलरिज ने 1758 में एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, उनकी उस पुस्तक में एक कविता थी, राइम ऑफ द एंशियज मेरीनर। ठीक है, उस किताब में क्या थी, एक कविता थी, राइम ऑफ द एशियंज मेरियन। ठीक है, तो उसकी एक पंक्ति है, हर जगह जल ही जल है, पीने के लिए कोई बूंद नहीं है। ठीक है मित्रों, तो इसका अर्थ ये है कि जल तो हर कहीं है। ठीक है, हमारे चारों तरफ जल है लेकिन पीने के लिए एक बूंद नहीं। इसका अर्थात क्या है कि कवि यह बताना चाह रहा है कि महासागर में कोई नाविक है जो कि भटक गया है। ठीक है, अब नाविक भटक गया है, अब उसे प्यास लगी है। ठीक है, तो क्या है, अब उसे प्यास लगी है, तो इसलिए वो नाविक क्या कह रहा है, हर कहीं जल ही जल है, पीने के लिए एक बूंद नहीं। तो इस कविता से क्या, नाविक की करुण गाथा का पता चलता है, करुण गाथा का उल्लेख किया गया है लेखक ने, कवि ने। ठीक है मित्रों, फिर भी महासागर हमारे लिए उपयोग के लिए जल की आपूर्ति फिर भी महासागर हमारे उपयोग के लिए जल आपूर्ति में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। क्या आपको यह आश्चर्य लगता है? आखिरकार जो जल हम उपयोग करते हैं वह खारा नहीं होता। ठीक है मित्रों, जो जल हम उपयोग करते हैं वह खारा नहीं होता। हम में से बहुत से लोग महासागर से बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं। क्या इन स्थानों की जल आपूर्ति भी महासागरों पर निर्भर करती है? तो हाँ मित्रों, हमारे क्षेत्र की भी जल आपूर्ति महासागरों पर निर्भर करती है। अगर महासागर नहीं होते
तो हमारी पृथ्वी भी नहीं होती। ठीक है मित्रों, क्योंकि महासागरों के जल से ही हमारे तालाब, झीलों, कुओं तक पानी पहुंचता है। ठीक है, वो कैसे पहुंचता है इसके बारे में हम अभी आगे जानेंगे। ऐसा क्यों है कि इन स्रोतों का जल किसी भी प्रकार से खारा नहीं होता। ठीक है मित्र, तो इसके बारे में भी अभी हम आगे जानेंगे कि जब सागरों के द्वारा जल तालाबों, झीलों, नदियों, सागरों का जल जब तालाब, झीलों एवं नदियों, कुओं तक पहुंचता है फिर भी वह खारा नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी हम अभी जानेंगे। ठीक है मित्रों, इसे समझने के लिए हमें जल चक्र के विषय में जानना आवश्यक है। ठीक है मित्र, तो अब हम जल चक्र के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो जल चक्र क्या है? जल के विलुप्त होने की युक्ति। तो देखिए, आपने जल को कभी विलुप्त होते हुए देखा है? विलुप्त होना मतलब वो गायब हो गया हो। ठीक है, तो आपने कई बार देखा होगा कि फर्श पे कुछ जल गिर जाता है। जैसे फर्श पे कुछ जल फैल गया, लेकिन वो फैल तो गया, लेकिन आप उसे कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो वो सूख जाता है। क्या हो जाता है? जल सूख जाता है, मतलब वो विलुप्त हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम गीले कपड़े, अपने कपड़े धो के धूप में डाल देते हैं। कहाँ डाल देते हैं? अपने कपड़े धो के धूप में डाल देते हैं। कुछ समय बाद वो गीले कपड़े सूख जाते हैं, अर्थात जल फिर से विलुप्त हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से बारिश के बाद गीली सड़क, छतों तथा अन्य स्थानों से भी जल विलुप्त हो जाता है। यह जल कहाँ चला जाता है? ठीक है मित्रों, तो ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार अभी तो वो जल वहीं पे था और कुछ देर बाद जब हम देखते हैं तो जल सूख जाता है। तो देखिए, ये तो सामान्य सी बात है कि सभी को पता होगा कि जल कहाँ चला गया। ठीक है, जल कहाँ चला गया? वह सूख गया। तो आखिरकार वो सूखा तो सूखा कैसे? ठीक है मित्रों, तो वो कैसे सूखा? क्योंकि वो जो जल था वो क्या हो गया? जल बाष्प में बदल गया, उसका बाष्पीकरण हो गया, इसलिए वो जल सूख गया। ठीक है मित्रों, तो देखिए, इसके लिए हमें क्या याद करना होगा? इसके लिए हमें याद करना होगा अध्याय 5 का क्रियाकलाप 6। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो, मेरी अध्याय 5 की वीडियो ध्यान से देखी होगी, पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है मित्रों, पदार्थों का पृथक्करण उस पाठ का, अध्याय का नाम है। अगर आपने वो देखा होगा अवश्य, तो हमने उसमें क्या किया था? जल से नमक को पृथक किया था। ठीक है, जल और नमक का मिश्रण था, उसे हमने पृथक किया था। तो किस प्रकार से पृथक किया था? क्या किया था हमने? एक केतली में इस मिश्रण को भरा था और फिर उसे गैस पे, बर्नर पे रख दिया था गर्म होने। ठीक है, तो क्या हुआ था? जब बर्नर पे हमने उसे रखा तो जल क्या होने लगा? उबलने लगा। तो जब जल उबला तो वह वाष्पीकृत होने लगा। ठीक है, वाष्पीकृत होने लगा, तो इस प्रकार से धीरे धीरे वह वाष्पीकृत होके वहाँ से जल सूख गया। ठीक है, और हमें नमक शेष रह गया था उसमें। ठीक है मित्रों, तो इस क्रियाकलाप से हमें यह बोध होता है कि गर्म करने पर जल बाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया से यह भी अनुभव करते हैं कि जल बाष्प अपने साथ लवणों का वहन नहीं करती। ठीक है मित्रों, तो देखिए, जल बाष्प किसी भी चीज़ का, ठीक है, किसी भी चीज़ का अपने साथ वहन नहीं करती। लवणों का तो वहन वो करती ही नहीं है, क्योंकि इस क्रियाकलाप में हमने क्या पाया कि नमक केतली में ही रह गया और जल था जो वो बाष्प बन के उड़ गया। ठीक है मित्रों, इस प्रकार जल बाष्प वायु का एक भाग बन जाती है, जिसे प्रायः देखा नहीं जा सकता। ठीक है मित्रों, हम जल बाष्प को, जो बाष्पीकृत जल होता है, वायु के साथ मिलता है, उसे हम देख नहीं सकते। ठीक है, उसे हम क्या देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, आप देखिए, गर्मियों में कभी आप देखिए ध्यान से, जल की सतह पे देखिए, आपको जल की सतह से थोड़ी ऊपर आप देखेंगे तो आपको कुछ हिलता हुआ दिखेगा। क्या दिखेगा मित्रों? कुछ हिलता हुआ दिखेगा। तो वो क्या होता है? वो जल बाष्प होती है। कहीं पे शांत जल रखा हुआ हो तो आप वहाँ पे ध्यान से देखिए, तो आप उधर पे कुछ हिलती हुई चीज़ को आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ हिल रहा है। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो जल बाष्प होती है। ठीक है मित्रों, हमने यह भी पाया था कि जल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए
उसे गर्म करना अनिवार्य है। तथापि हमने यह देखा है कि खेतों, सड़कों, छतों तथा अन्य जमीनी क्षेत्रों से भी जल वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। अध्याय 5 में हमने यह भी उल्लेख किया है कि महासागरों का खारा जल जो गहरे गड्ढों में छूट जाता है, वाष्पन के परिणाम स्वरूप नमक के ढेर के रूप में एकत्रित हो जाता है। ठीक है मित्रों, तो जो समुद्रों, सागरों का जो जल होता है, तो क्या किया जाता है, सागरों के बगल में, ठीक है, सागरों के बाजू में बहुत बड़े बड़े गहरे गड्ढे कर दिए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, सागरों का जल भर जाता है। फिर क्या होता है, जब धूप की रोशनी उन गड्ढों पे पड़ती है तो उन गड्ढों का पानी क्या हो जाता है, बाष्पीकृत हो जाता है, और बाष्पीकरण के चलते सिर्फ क्या बचता है, नीचे लवण बचता है। तो वही लवण क्या होता है, नमक का ढेर होता है। ठीक है मित्रों, बाष्पन के लिए आवश्यक यह ऊष्मा जल को कहाँ से प्राप्त हुई, तो इस जल को बाष्पन के लिए यह ऊष्मा सूर्य से प्राप्त हुई। ठीक है मित्रों, अब देखिए आपको क्रियाकलाप 2 करना है। इस क्रियाकलाप 2 से आप बाष्पन की क्रिया को समझेंगे। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक जैसी 2 प्लेट लेना है, दोनों प्लेटों में पानी भर देना है। ठीक है, और एक प्लेट को आपको छाया वाले स्थान में रखना है और एक प्लेट को आपको धूप वाले स्थान में रखना है। दोनों ही प्लेटों में समान मात्रा में जल भरा होना चाहिए। जल को मापने के लिए आप किसी बोतल के ढक्कन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना कि दोनों ही प्लेटों का जल इधर उधर झलके ना। ठीक है, अगर वो झलक गया है तो फिर से आप माप के उसमें जल भर दीजिए। अब आपको हर 15 मिनट के बाद प्रेक्षण करना है और एक पेन से या पेंसिल से वहाँ पे मार्क करते जाना है कि हर 15 मिनट में कितना पानी बाष्पीकृत हो गया। ठीक है, अब आपको क्या क्या देखना है, क्या जल विलुप्त होता प्रतीत होता है, किस प्लेट का जल पहले विलुप्त होता है, इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढना है। जल के बाष्पन के लिए इस ऊर्जा का स्रोत क्या है, इसे भी आपको लिखना है। ठीक है मित्रों, तो देखिए आप पाएंगे कि देखिए इस वाले प्रश्न का उत्तर क्या होगा, किस प्लेट का जल पहले विलुप्त होता है, तो किसका होगा, जो धूप में रखा हुआ है। ठीक है, जल के बाष्पन के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो देखिए जो धूप में रखा है तो उसका स्रोत क्या है, प्रकाश की किरणें। ठीक है, जो सूर्य प्रकाश है उसकी किरणों में क्या होता है, बहुत ही ऊष्मा होती है, तो जिसके कारण जल का बाष्पन हो रहा है। और जो प्लेट छांव में रखी है, उसके ऊर्जा का स्रोत क्या है, हवा। ठीक है मित्रों, क्या होता है, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो हमारे वातावरण में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो क्या होती हैं, वो स्थान को, आसपास के सभी स्थानों को जहाँ जहाँ सूर्य की रोशनी है उस सब को गर्म कर देती हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, जो वायुमंडल में हवा उपस्थित होती है, वायु उपस्थित होती है, वो भी गर्म हो जाती है। तो जो ठंडी जगह पे जो प्लेट रखी है, छाँव वाली जगह पे प्लेट रखी है, वहाँ पे वायु तो जा सकती है। ठीक है मित्रों, क्या हो सकता है, वायु तो जा सकती है। अब जब वायु गर्म होती है, ठीक है, वायु भी गर्म होती है, तो वो भी क्या करती है, जल का बाष्पीकरण कर देती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि यह कैसे हुआ। दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों तथा तालाब से भरे जल पर पड़ती है। खेत तथा अन्य भूमि क्षेत्र भी सूर्य की किरणों को ग्रहण करते हैं। इसके फलस्वरूप इन सभी का जल निरंतर बाष्प में परिवर्तित होता रहता है। तथापि जल में घुले लवण शेष रह जाते हैं। फिर भी क्या होता है, जल में घुले लवण क्या रह जाते हैं, शेष रह जाते हैं। देखिए मित्रों, इस प्रकार से क्या होता है, जल बाष्पीकृत होता रहता है। ठीक है, अब आइए आगे पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 2 में हमने यह देखा कि छाया वाले स्थान पर रखी हुई प्लेट से भी
जल विलुप्त होता है यद्यपि इसमें अधिक समय लगता है। क्या सूरज के प्रकाश की ऊष्मा यहाँ भी पहुँच जाती है? हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय हमारे चारों ओर की वायु भी गर्म हो जाती है। गर्म वायु छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आपको क्रियाकलाप समझ गए होंगे। इस प्रकार के सभी खुले पृष्ठों से, ठीक है, इस प्रकार के सभी खुले पृष्ठों से वाष्पन की क्रिया होती रहती है। इसके फलस्वरूप वायु में जल वाष्प निरंतर मिलती जाती है। इसके फलस्वरूप क्या होती है? वायु में जल वाष्प निरंतर मिलती जाती है। यद्यपि जल का वाष्पन एक धीमी प्रक्रिया है, यही कारण है कि जल से भरी किसी बाल्टी से जल की इस क्षति को बहुत कम देख पाते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में वाष्पन तेजी से होता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में वाष्पन तेजी से होता है, जिसे हम समझ पाते हैं और देख पाते हैं। जल को किसी बर्नर पर गर्म करने पर वाष्पन और भी अधिक तेजी से होता है। क्या जल वाष्प के वायु में निरंतर होने का कोई प्रक्रम है? क्या जल वाष्प के वायु में अंतरित होने का कोई अन्य प्रक्रम है? तो बताइए मित्रों, क्या जल वाष्प किसी अन्य प्रक्रम के द्वारा भी वायु में मिलती है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको खोजना है। पौधों द्वारा जल की क्षति, ठीक है, पौधे भी जल की क्षति अपने से बाष्पीकृत करते हैं। ठीक है, आपने अध्याय 7 में पढ़ा है कि पौधे की सभी पौधों को वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधे इस जल, बूझो जानना चाहता है, बूझो, अब आइए थोड़ी सा पढ़ लेते हैं बूझो क्या कह रहा है। बूझो बाष्पोत्सर्जन के विषय में पढ़ रहा है। ठीक है मित्रों, बूझो है जो, वो बाष्पोत्सर्जन के विषय में पढ़ रहा है। उसने स्वयं से पूछा, क्या पूछा? 1 किलोग्राम गेहूं देने वाले 1 किलोग्राम गेहूं देने वाले गेहूं के पौधों से बाष्पोत्सर्जन द्वारा कितने जल की क्षति होती है? ठीक है मित्रों, तो 1 किलोग्राम गेहूं के कुछ पौधों को मिला के हमें 1 किलोग्राम गेहूं प्राप्त होगा। तो इन गेहूं के पौधों से जो भी जल का बाष्पोत्सर्जन होता है वो कितना होता है? लगभग 500 लीटर होता है। ठीक है, कितना होता है? लगभग 500 लीटर होता है। यह बड़े आकार की 25 बाल्टियों में भरे जल के बराबर है। ठीक है मित्रों, तो सोचिए कि इतने सारे गेहूं के पौधों से कितना सारा जल निकलता है। क्या अब आप यह कल्पना कर सकते हैं वनों, फसलों तथा घास के मैदानों द्वारा कुल मिलाकर जल की कितनी मात्रा की क्षति होती होगी? तो अब आप सोच सकते हैं जब इतने कम पौधों से कितना सारा पानी की क्षति हुई। तो अब आप ये अनुमान लगाइए कि वनों और अन्य वनस्पति वाली जगहों से कितना सारा पानी कितने सारे जल का बाष्पोत्सर्जन होता होगा, है ना मित्रों। तो आइए आगे पढ़ते हैं। पौधे इस जल, ठीक है, देखिए पौधों को वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधे इस जल की कुछ मात्रा का उपयोग अपना भोजन बनाने में करते हैं तथा कुछ मात्रा को अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। पौधे इस जल का शेष भाग बाष्पोत्सर्जन प्रक्रम द्वारा जल वाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। क्या आपको अध्याय 7 का वह क्रियाकलाप 4 याद है जिसमें आपने पत्तियों द्वारा जल के बाष्पोत्सर्जन का परीक्षण किया था? ठीक है, मैं तो देखिए अगर आपको वो याद है तो उस क्रियाकलाप में हमने क्या किया था? एक पौधे को क्या किया था? एक पौधे की एक शाखा में क्या किया था? पन्नी बांध दी थी। ठीक है मित्रों, क्या की थी हमने? उसमें पॉलीथीन बांध दी थी और उसे रबड़ बैंड से बंद कर दिया था उसका दूसरा सिरा। ठीक है मित्रों, और फिर कुछ देर के लिए हमने उसे धूप में रखा। तो फिर कुछ देर बाद जब हम वापस आए तो उसमें हमने क्या देखा था? उसमें कुछ जल की बूंदें थीं। तो क्यों थी, आइए उसके बारे में हम जानते हैं वो आखिरकार क्यों थी। तो उसका मेन मुख्य कारण था क्या? बाष्पन तथा संघनन। ठीक है, क्या हुआ जब उस पत्ती के ऊपर हमने पॉलीथीन चढ़ा दी। देखिए मान लीजिए ये हमारी पत्ती है, उस पत्ती पे हमने इस प्रकार से एक पॉलीथीन चढ़ा दी थी। ठीक है, और यहाँ से उसे रबड़ बैंड से बंद कर दिया था। अब क्या हुआ? देखिए पौधे भी बाष्पोत्सर्जन करते हैं।
जैसे कि अभी बुझो ने भी बताया था। तो अब इस पत्ती ने भी अपने से बाष्पोत्सर्जन किया। ठीक है, अब बाष्पोत्सर्जन जब वो करेगी तो इसके चारों तरफ क्या होगी, यहाँ पे बाष्प जम जाएगी। ठीक है मित्रों, जो जल बाष्प है वो इधर पॉलीथिन में क्या हो गई, फंसी रह गई। अब जब ये फंसी रह गई तो कुछ समय बाद इस पॉलीथिन के चारों ओर का वातावरण था वो ठंडा हुआ। ठीक है, तो वो ठंडा हुआ तो उससे उसके ठंडे होने से क्या हुआ, इसके अंदर की जो जल वाष्प थी, ठीक है मित्रों, जो इसके अंदर की जो ये जल वाष्प है वो क्या हुई, संघनित होकर वापस से जल में बदल गई मित्रों। ठीक है, समझ गए होंगे तो आप ये क्यों हुआ। क्या यह जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है? नहीं, यह हमें पुनः प्राप्त होता है, जैसा कि हम देखेंगे। ठीक है मित्रों, तो अब आइए जानते हैं कि वो जल हमें कैसे प्राप्त होता है। तो वो जल कैसे प्राप्त होता है, वो जल हमें बादलों से प्राप्त होता है। सबसे पहले जल का वाष्पन होता है, फिर उसी वाष्पन का प्रक्रम पूरा होके संघनन होता है, और संघनन से क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। फिर यह संघनन बहुत अधिक हो जाता है तो फिर जो बादल होता है वो बहुत भारी हो जाता है, जिसके कारण फिर बारिश होती है। ठीक है मित्रों, आइए इसे अच्छे से समझते हैं, बादल कैसे बनते हैं। तो देखिए, क्रियाकलाप 3, जल से आधा भरा गिलास लीजिए। आपको क्या करना है, जल से आधा भरा गिलास लेना है। फिर जल को जो बाहरी हिस्सा है, जो गिलास का बाहरी हिस्सा है उसे सूखे कपड़े से पोंछ देना है। जल में कुछ बर्फ डालना है। अब 2-3 मिनट प्रतीक्षा कीजिए। जल की जो गिलास है उसके चारों ओर क्या हो जाएगा, छोटी छोटी बूंदें जम जाएंगी। तो ये छोटी बूंदें क्यों आई, देखिए, जब हमने बर्फ और जल से भरे गिलास को कहाँ रखा, वातावरण में, उसे हमने बाहर रखा। ठीक है, हमने उसे रखा और अच्छे से पोंछ भी दिया है। ठीक है मित्रों, अब क्या होगा, जो हमारी वातावरण है, जो वातावरण में वायु है, उस वायु में भी जल वाष्प की बूंदें होती हैं। क्षमा कीजिए, जल वाष्प की बूंदें नहीं, उस वायु में भी जल वाष्प होती है। तो जैसे ही वो बर्फ युक्त जल से भरे, ठीक है, बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह, ठीक है, जैसे ही वो बाहरी सतह से क्या हुई, वो जल वाष्प टकराई। तो क्या हुई, वो जल वाष्प तुरंत ही वो हवा कैसी हो गई, ठंडा हो गई। ठीक है, ठंडी हो गई, वो जल वाष्प थी ठंडी हो गई, और क्या हुई, ठंडी होके वो संघनित हो गई। ठीक है, तो संघनित हो जाएगी तो इस प्रकार से क्या होगा, वो जल वाष्प जल की बूंदों में बदल जाएगी। ठीक है मित्रों, जैसे ही देखिए, आइए इसे पढ़ते हैं। बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहरी हवा को ठंडा कर देती है और जल वाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। ठीक है मित्रों, संघनन के इस प्रक्रम को आपने अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में देखा था। ठीक है मित्रों, तो जो क्रियाकलाप की अभी हम ऊपर बात कर रहे थे, उस क्रियाकलाप को हम पूरा फिर से एक बार हम समझते हैं। देखिए, मैंने आपको ऊपर क्या बताया था कि हमने केतली में नमक और जल के मिश्रण को डाला था। ठीक है मित्रों, क्या किया था, डाला था। तो देखिए, यहाँ पे वो क्रियाकलाप लिखा हुआ है, मैं आपको उससे शॉर्ट में बताता हूँ। तो देखिए, उसमें क्या किया था हमने, जल और नमक का मिश्रण हमने केतली में डाल के उसे बर्नर पे रख के उबाल दिया था। फिर उस पे क्या किया था, जहाँ पे वो ये केतली की जहाँ पे ये टोंटी थी, ठीक है मित्रों, ये केतली कुछ अच्छी नहीं बन रही है मित्रों, तो आप समझ जाइए। फिर भी देखिए, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारी मान लीजिए केतली है और ये बर्नर पे रखी हुई है इस प्रकार से, यहाँ पे उसकी टोंटी है। ठीक है, देखिए मित्रों, ये उस केतली की ये टोंटी है और ये बर्नर पे रखा हुआ है। ठीक है, ये बर्नर पे इस प्रकार से रखा हुआ है, इसे हमने यहाँ से जला दिया। तो उस क्रियाकलाप में हमने क्या किया था, यहाँ पे एक प्लेट रखी थी, इस बर्नर के ऊपर इधर पे एक प्लेट रखी थी, इसके ऊपर छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े रख दिए थे। ठीक है, अब देखिए, ये जब यहाँ का पानी उबलेगा तो यहाँ से भाप निकलेगी। तो देखिए, ये भाप जैसे ही इधर ठंडी प्लेट से लग रही थी, ठीक है मित्रों, ये भाप यहाँ से निकली और ये प्लेट कैसी थी, ठंडी थी। तो जैसे ही ये भाप इस ठंडी प्लेट में लग रही थी तो संघनित होके क्या होती जा रही थी, पानी में बदलती जा रही थी। और यहाँ पे हमने एक पात्र रख लिया था
जिसमें वो पानी की बूंदें टपकती जा रही थी। इस प्रकार से हमने क्या किया था, नमक और जल को पृथक कर लिया था। नमक इसमें रह गया था नीचे और जल यहाँ पे आ गया था। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से जल आप क्रिया अध्याय 5 की क्रियाकलाप 7 के द्वारा भी समझ सकते हैं। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है मित्रों, तो जो पृथ्वी की पृष्ठ पर जल पुनः कैसे आता है, संघनन प्रक्रम के द्वारा जल पृथ्वी के पृष्ठ पर वापस आता है। यह कैसे होता है, तो देखिए मित्रों यह कैसे होता है। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि बादल कैसे बनते हैं। ठीक है मित्रों, देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो भी हमारे समुद्र, नदी, तालाब, पेड़ पौधे जितने ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ पे जल पाया जाता है, वहाँ से सबसे पहले जल बाष्प जो जल होता है वो बाष्पीकृत होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, जल बाष्पीकृत होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए हम जैसे जैसे पृथ्वी के पृष्ठ के ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ही वहाँ का जो हमारे वातावरण है उसका तापमान कम होता जाता है। अब देखिए जल क्या हुआ, जल बाष्पीकृत हुआ। अब जैसे जैसे वो जल की वाष्प है वो वायु के साथ मिलकर ऊपर उठती जाती है तो वो वैसे ही ठंडी होती जाती है। ठीक है, आप बादल कैसे बनते हैं उसमें इस उत्तर को लिख सकते हैं। ठीक है मित्रों, अभ्यास में यह प्रश्न है कि बादल कैसे बनते हैं, तो उसका उत्तर आप अभी लिख लीजिए कि बादल आखिरकार बनते कैसे हैं। ठीक है, इधर पे भी हमने देखा, ये हमारा पॉइंट भी क्या है, ये हमारा पॉइंट भी है कि आखिरकार बादल कैसे बनते हैं। ठीक है मित्रों, तो आप यहीं पर लिख लीजिए कि बादल आखिरकार बनते कैसे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, महासागरों से जल बाष्पीकृत हुआ। महासागर, नदी, पेड़ पौधे, तालाब, झीलों, झरनों, यहाँ सबसे क्या हुआ, जल बाष्पीकृत हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमारी जो पृथ्वी होती है, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से, जो हमारा पृथ्वी का पृष्ठ होता है उससे हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। अब देखिए जो जल वाष्प है वो वायु के साथ मिलकर धीरे धीरे ऊपर उठती है। तो जैसे जैसे वो ऊपर उठती है वो क्या होती है, ठंडी होती जाती है और पर्याप्त ऊंचाई पर वायु जो जल वाष्प के साथ में वायु के साथ में जो जल वाष्प मिली होती है वो इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जो भी जल वाष्प होती है वो संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों में बदल जाती है। तो ये जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं उन्हें हम जल कणिका कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उन्हें हम जल कणिका कहते हैं। तो ये छोटी छोटी जल कणिकाएं वायु में तैरती रहती हैं। ठीक है मित्रों, ये तब तक तैरती रहती हैं जब तक कि इनमें और जल, इसी प्रकार की और छोटी छोटी जल कणिकाएं ना मिल जाएं। ठीक है मित्रों, ये तभी तक तैरती हैं और जैसे ही इनका भार बढ़ जाता है तो ये भार और इनका अमाप जैसे ही ये बढ़ जाता है तो ये जल बूंदें बनकर बारिश के रूप में बरस जाती हैं। तो ये छोटी छोटी जल कणिकाएं होती हैं जो कि वायु में तैरती रहती हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, बादल कहते हैं। ये ही बादल का रूप में दिखाई देती हैं ये सारी जल कणिकाएं, इन्हें ही हम क्या बोल देते हैं, बादल कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो आप समझ गए होंगे कि बादल कैसे बनता है। ठीक है मित्रों, अब आइए जान लेते हैं वर्षा कैसे होती है। ठीक है, ये जान लेते हैं कि बारिश कैसे होती है। देखिए आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार बनी हुई बहुत सी जल कणिकाएं आपस में मिलकर एक बड़े अमाप की जल की बूंद बना लेती हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए ये थोड़ी थोड़ी से आपने छोटे छोटे बादल देखे होंगे। तो छोटे छोटे बादल क्या होते हैं, इन छोटी छोटी जल कणिकाओं के बने होते हैं। और जब ये ढेर सारे बादल एक साथ मिल जाते हैं, क्या होता है मित्रों, ये ढेर सारे बादल जब एक साथ मिल जाते हैं तो ये अमाप में बहुत बड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी जल की बूंद बना लेते हैं। तो ये जल की बूंद देखिए, इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वे नीचे की ओर गिरने लगती हैं। ठीक है मित्रों, तो ये जल की बूंदें हैं इतनी भारी हो जाती हैं कि ये वर्षा के रूप में नीचे गिरने लगती हैं। ठीक है मित्रों, ये फिर भार को सहन नहीं कर पाती और हमारी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण बारिश शुरू हो जाती है। विशेष परिस्थिति में ओले एवं हिम के रूप में भी गिर सकती हैं। ठीक है मित्रों, तो क्या होता है, विशेष परिस्थिति में हिम एवं ओलों के रूप में भी ये गिरती हैं। ठीक है, उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है,
उसे मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, जिसके बारे जब हम इस टॉपिक ओलावृष्टि, ठीक है, ओला अतिवृष्टि, इन सब के बारे में मैं अलग से टॉपिक लाऊंगा। ये टॉपिक थोड़ी सा अलग है, उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें फिर से समझाऊंगा। इस प्रकार बाष्पन तथा बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है, बादल बनते हैं और बारिश, ओले तथा हिम के रूप में पुनः धरती पर वापस आता है। ठीक है मित्रों, अब आइए पुनः महासागरों की ओर चलते हैं। वर्षा तथा हिम के रूप में पृथ्वी के विभिन्न भागों में आए जल का क्या होता है? तो देखिए मित्रों, आप समझ रहे होंगे कि ये जो वर्षा एवं हिम के रूप में जो पृथ्वी के विभिन्न भागों पर जल आया है उसका क्या होता है। तो आप समझते होंगे कि इसका क्या होता है। समझते हैं क्या मित्रों? अगर नहीं समझते तो आइए मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है इसका। देखिए, समस्त भूपृष्ठ महासागरों के तल से, जो महासागर का तल है उससे ऊंचा है। ठीक है, जो पृथ्वी का पूरा भूपृष्ठ है, जिसे हम भूमि कहते हैं, जिस पे हम रहते हैं, वो क्या है, महासागरों से ऊंचा है। ठीक है मित्रों, तो क्या है, हमारे इस भूपृष्ठ, जो ऊंचा भूपृष्ठ है, उस पे तालाब, उस पे क्या है, मैदान भी हैं, उस पे पहाड़ भी हैं ऊंचे ऊंचे। ठीक है, तो क्या होता है, जो हिम होती है, जो हिमवृष्टि होती है, जो बर्फ गिरती है, वो पहाड़ों पर गिरती है। ठीक है, और ये वर्षा का जल भी हमारे पृथ्वी पे बरसता है। तो क्या होता है, अधिकांश जल अंततः सागर में ही वापस चला जाता है। किस प्रकार से जाता है? देखिए मित्रों, वर्षा का जल पर्वतों पे जब हिमवृष्टि होती है तो वो क्या होती है, गर्मियों के समय में वो पिघलकर जल बन जाती है। और जो जल है जो वो पहाड़ों और नदियों में गिरता है, तो वो झरनों एवं नदियों के रूप में, ठीक है, वो जो जल है वो जो पहाड़ों पे गिरता है तो पहाड़ों से झरनों एवं नदियों के रूप में नीचे गिरता है। ठीक है, और कुछ जल होता है जो भूमि में रिस के चला जाता है। ठीक है मित्रों, क्या होता है, भूमि में रिस के चला जाता है। और कुछ जल जो होता है वो कुओं, तालाबों और झीलों में भर जाता है। ठीक है मित्रों, ठीक है, और इसके अलावा कुछ जल नदियों एवं झरनों के रूप में बहता है। अधिकांश नदियां भूमि पर लंबी दूरी तय करती हैं और अंततः किसी समुद्र या महासागर में गिर जाती हैं। तथापि कुछ नदियों का जल झीलों में बह जाता है। ठीक है, कुछ जल क्या है, कुछ नदियां बहकर झील बना लेती हैं। वर्षा का जल भी झीलों तथा तालाबों को भर देता है। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और मृदा में विलुप्त हुआ प्रतीत होता है। इस जल का कुछ भाग बाष्पन तथा बाष्पोत्सर्जन द्वारा वापस वायु में चला जाता है। शेष जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता रहता है। इस जल का अधिकांश भाग हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध होता है। ठीक है मित्रों, तो जो भी कुछ मैं कह रहा हूँ ध्यान से उसे सुने। भौम जल क्या होता है मित्रों, जो हमारा जल भूमि के अंदर चला जाता है उसे हम कहते हैं भौम जल। ठीक है मित्रों, जो भूमि के अंदर जो जल चला गया वो भौम जल कहलाता है, जिसे हम कुओं के द्वारा और बोरवेल्स के द्वारा, हम उसे हैंडपंपों के द्वारा उसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार कुछ झीलों के जल का स्रोत भी भौम जल होता है। हैंडपंप या नलकूपों से खींचा गया जल भौम जल से ही आता है। जिन क्षेत्रों में अधिकांश हैंडपंप या नलकूप का उपयोग होता है वहां पर भौम जल प्राप्त करने के लिए गहरी खुदाई करने की आवश्यकता होती है। अति उपयोग के कारण भौम जल के स्तर की यह क्षति चिंता का विषय है। ठीक है मित्रों, अति उपयोग के कारण क्या हो रहा है, भौम जल दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। पहली एक चिंता को आपसे बांटना चाहती है। उन क्षेत्रों जहां भूमि पर वनस्पति बहुत कम है या बिल्कुल ही नहीं है, वहां वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अधिकांश जमीन कंक्रीट से ढकी होती है। ऐसी भूमि के जल का रिसाव बहुत कम होता है।
जिससे अंततः भौम जल की उपलब्धता प्रभावित हो जाती है। वर्षा का बहता जल अपने साथ मृदा की ऊपरी पृष्ठ को भी बहा लेता है। ठीक है मित्रों, तो देखिए ये जो पहेली चिंता कर रही है, इस चिंता से किसी को कुछ नहीं लेना देना। ठीक है मित्रों, ये इस पुस्तक में इसलिए बताया जा रहा है। देखिए मित्रों, ये पुस्तक में हमें ये इसलिए बता रही हैं ताकि हम इस पे कुछ कदम उठाएं। ठीक है मित्रों, लेकिन ना ही तो हमारा प्रशासन इस चीज़ पे कुछ कदम उठाता है, वो स्वयं ही सारी जगह को पक्का करने में लगा हुआ है। ठीक है मित्रों, पक्का करना भी आवश्यक है, लेकिन जो पक्की जगह आपने कर दी है, जैसे मान लीजिए इतना एरिया आपने पक्का कर दिया। ठीक है मित्रों, अब देखिए यहाँ पे ये सारा पक्का हो गया, अब इसके बाजू से ये नाली बनी है। ठीक है, अब जब वर्षा का जल यहाँ पे गिरेगा तो ये क्या होगा, ये बह के इस नाली के द्वारा बह जाएगा। तो ये क्या हो गया, इस पानी का ये दुरुपयोग हो गया। अब क्या किया जा सकता है, देखिए मैं आपको क्या किया जा सकता है। ये जो पक्का क्षेत्र है, ये मान लीजिए अपना पूरा पक्का एरिया है। अब आप इसके चारों ओर गहरे बहुत गहरे गड्ढे कर सकते हैं, लगभग 10 फीट 15 फीट गहरे गड्ढे कर सकते हैं, और उन गड्ढों में क्या बड़े बड़े बोल्डर डाल सकते हैं। ठीक है, उन गड्ढों को क्या कर दीजिए, बड़े बोल्डरों या बड़े बड़े पत्थरों से इसे ढक दीजिए। ठीक है मित्रों, इस पूरे को क्या कीजिए, बड़े बड़े पत्थरों से ढक दीजिए। अब क्या होगा, आपकी ये जगह पक्की हो गई और ये जगह आपकी यहाँ पे पत्थर हो गए। ठीक है मित्रों, तो क्या होगा, यहाँ से जो जल यहाँ पे गिरा, जो भी जल यहाँ पे गिरेगा, वो क्या होगा, वो बह के सीधा इधर पे जमीन में समाता जाएगा। ठीक है मित्रों, तो वो समाता जाएगा। अब देखिए 10-15 फीट गहरा है और चारों ओर से गहरा है। ठीक है मित्रों, यहाँ से भी गहरा है। जितनी जगह पक्की है, मान लीजिए एक रोड है, ये मान लीजिए एक रोड गई है। ठीक है, अब मान लीजिए इसके इधर पे 10-10 फीट गहरे गड्ढे कर दिए जाए। ठीक है, लगातार में एक सुरंग जैसी, एक सुरंग तो नहीं मित्रों, मतलब एक गड्ढा किया जाए लंबा दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ, और इस गड्ढे को किससे भर दिया जाए, बड़े बड़े पत्थरों से भर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ जो सड़क से जल इधर बहेगा और इस तरफ बहेगा, तो क्या होगा, ये इन गड्ढों में भर जाएगा और ये रेगुलर रहेगा। मान लीजिए 10 किलोमीटर की पूरी सड़क है, क्या है, 10 किलोमीटर की सड़क है, तो ये भी 10 किलोमीटर तक बनी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ये जो गड्ढे बनाएंगे सड़क के बाजू में, ये गड्ढे बनाएंगे, ये भी पूरे 10 किलोमीटर तक बने होने चाहिए। इससे क्या होगा, इन जो भी हमारे भौम जल की समस्या हल हो सकती है। ठीक है मित्रों, तो देखिए इस प्रकार से ये भौम जल की समस्या को निपटाया जा सकता है, और हम हमारे घरों में भी सोख्ता गड्ढा बना के जो हमारी छतों से पानी आता है वो हम धरती में वापस दे सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो इसके लिए प्रशासन को ही कदम उठाना होगा, उसे ही कुछ अच्छे नियम बनाने होंगे जिससे कि लोगों में थोड़ी जागरूकता आए और वो इस प्रकार का काम करें। ठीक है मित्रों, अब हम यह जानते हैं कि भूमि की सतह पर वर्षा रूपी जल ओलों तथा हिम के रूप में महासागरों में पहुंच जाता है। इस प्रकार जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जल वाष्प के रूप में वायु में जाता है। ठीक है, इस प्रकार जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जल वाष्प के रूप में ऊपर जाता है, वायु में जाता है। वर्षा ओलों तथा हिम के रूप में वापस लौटता है। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से ये सारा प्रक्रम हमने जाना ये कैसे होता है। अब आइए और इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये इसी का चित्र बना हुआ है, और अंत में वापस महासागर में वह जल लौट जाता है। जल के इस प्रकार चक्रण करने को जल चक्र कहते हैं। समुद्र तथा भूमि के बीच यह जल एक निरंतर प्रक्रम है। यह भूमि पर जल की आपूर्ति बनाए रखता है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे बूझो या पहेली, हाँ बूझो कुछ कह रहा है। बूझो क्या ऊपर भी कुछ कह रहा था मित्रों, देखिए। हाँ, ये पहेली का हम बात सुन चुके हैं पहेली की। अब आई बूझो की बात सुन लेते हैं। बूझो क्या कह रहा है। प्रातः काल धरती के पास बूझो ने कोहरा देखा।
ठीक है, तो ये कोहरा किस कारण था? ये भी संघनन के कारण था। वह विचार कर रहा है कि ठंडी धरती के पास जल वाष्प का संघनन है। क्या आप क्या सोचते हैं? तो ये क्या है? जल वाष्प का संघनन है। ठीक है मित्रों, और एक और बात है। क्या बात है मित्रों? देखिए, हाँ देखिए, यहाँ पहेली कुछ कह रही थी। पहेली ने सर्दी में प्रातःकाल घास की पत्तियों पर ओस की बूंदें देखी। क्या आपने भी कभी शीत ऋतु में प्रातःकाल पत्तियों या धातु के पृष्ठ जैसे लोहे की ग्रिल तथा दरवाजे पर इस प्रकार की ओस की बूंदें देखी हैं? तो हाँ मित्रों, देखी हैं। क्या यह भी संघनन के कारण है? तो हाँ मित्रों, ये भी संघनन के कारण ही ऐसा होता है। क्या आपने गर्मियों में भी प्रातःकाल में ऐसे होता देखा है? तो नहीं मित्रों, ऐसा गर्मियों में नहीं होता। ऐसा सिर्फ कब होता है? ठंड में होता है। ठीक है मित्रों, ठंड के मौसम में ऐसा होता है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। यदि भारी बारिश हो तो क्या होगा? देखिए, वर्षा का समय अवधि तथा मात्रा विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। ठीक है मित्रों, तो अलग अलग स्थानों पर वर्षा अलग अलग समय में होती है, अलग अलग अवधि तक होती है और भिन्न भिन्न मात्रा में होती है। संसार के कुछ भागों में पूरे वर्ष वर्षा होती है, जबकि ऐसे स्थान भी हैं जहां पर वर्षा कुछ दिनों के लिए होती है। ठीक है मित्रों, हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होता है। ठीक है, जो कि मानसून का मौसम कब से कब तक होता है मित्रों? जून से लेके सितंबर तक ये होता है। ठीक है मित्रों, सितंबर तक बारिश होती है। मानसून का मौसम इतना होता है। विशेषतया गर्मी के गर्म दिनों के बाद बारिश हमें राहत प्रदान करती है। बहुत सी फसलों का बोया जाना मानसून के आने पर निर्भर करता है, परंतु अत्यधिक वर्षा से बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं। देखिए चित्र 14.10। भारी बारिश से नदियों। देखिए यह हमारा चित्र, इस प्रकार से हमें परेशान होना पड़ता है जब अतिवृष्टि होती है। लेकिन आजकल तो थोड़ी सी ही बारिश में जगह जगह पे जल भर जाता है। तो ये क्यों भर जाता है मित्रों इस प्रकार से जल? क्योंकि जो हमारी नगर निगम है, जो नगर निगम होती है, वो अच्छे से नालों की साफ सफाई नहीं करती। ठीक है मित्रों, इसलिए क्या होता है, जगह जगह पे पानी भर जाता है। अगर नालों को अच्छे से साफ कर दिया जाए तो शायद 1 घंटे की बारिश में जगह जगह पे बारिश ना हो। तो देखिए जगह जगह, क्षमा कीजिए, बारिश ना हो, जगह जगह पे वर्षा का जल ना भरे। ठीक है मित्रों, लेकिन वो नाले साफ ही नहीं करते लोग बाग अच्छे से। जो नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी होते हैं वो नालियों का सफाई नहीं करते। इसलिए क्या होता है, नालियों में कचरा फंसा होता है। अब वो कचरा फंसा होने के कारण सारी जगहों पे बारिश का पानी भर जाता है और बाढ़ भी आ जाती है। तो ये सब मिसमैनेजमेंट का नतीजा है कि 1 घंटे की बारिश में भी आजकल जगह जगह पे पानी भर जाता है। और एक कारण ये भी है कि हर जगह पे क्या कर दिया गया है, पक्का कर दिया गया है। ठीक है मित्रों, कंक्रीट से हर जगह पक्का कर दिया गया है। एक ये भी कारण है बाढ़ का। झील तथा तालाब का जल स्तर बढ़ जाता है। ऐसा होने पर जल एक बड़े क्षेत्र में फैलकर बाढ़ का कारण बन सकता है। ठीक है मित्रों, तो बाढ़ आप समझ गए होंगे। बाढ़ क्या होता है? जब अत्यधिक मात्रा में एक साथ भारी बारिश हो जाए। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में बारिश होने के कारण क्या होता है, नदी, तालाबों, झरनों का जल स्तर बढ़ जाता है और यह एक बड़े क्षेत्र में फैलकर बाढ़ का कारण बनता है। इसे ही हम क्या कहेंगे, बाढ़ कहेंगे। यह खेतों, गांवों, वनों, शहरों को जलमग्न कर देता है। हमारे देश में बाढ़ से फसलें, पालतू जानवर, संपदा तथा मानव जीवन की अपार क्षति होती है। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से हमें बहुत ही ज़्यादा क्षति झेलनी पड़ती है। तो ये देखिए, इस प्रकार से बाढ़ में लोग बाग बह जाते हैं। कुछ लोगों को घरों के ऊपर आश्रय लेना पड़ता है। आप देख सकते हैं इस चित्र में एक गाय बह रही है, एक जानवर बह रहा है, लोगों के घर बह गए हैं। लोग कहीं पेड़ पर, कहीं घरों की छतों पे से आवाज़ लगा के मदद मांग रहे हैं। ठीक है,
बाढ़ के समय जल में रहने वाले जीव भी बह जाते हैं। प्रायः जब बाढ़ का जल स्तर उतरता है तो ये जल जलशय जीव थल भाग में फंसकर मर जाते हैं। वर्षा भूमि पर रहने वाले जीवों को भी प्रभावित करती है। ठीक है मित्रों, अब आइए आगे जानते हैं यदि यदि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो। ठीक है, अभी तो हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा बारिश हो गई, अब काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा, सूखा पड़ेगा। ठीक है मित्रों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं यदि किसी क्षेत्र में 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक बारिश ना हो तो क्या होगा। बाष्पन एवं बाष्पोत्सर्जन द्वारा देखिए, एक प्रश्न अभ्यास में एक और प्रश्न ये है कि सूखा किसे कहते हैं। ठीक है मित्रों, सूखा क्या है, तो उस प्रश्न का उत्तर मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ध्यान से आप सुन लीजिए। बाष्पन एवं बाष्पोत्सर्जन द्वारा मृदा से लगातार जल की क्षति होती रहती है, क्योंकि वर्षा द्वारा जल वापस नहीं लाया जा रहा है, इसलिए मृदा क्या है, सूख जाती है। और इस क्षेत्र के जिस क्षेत्र में यह प्रक्रिया चल रही है उस क्षेत्र के सारे तालाबों एवं कुओं का जल स्तर गिरता जाता है और कुछ कुएं एवं तालाब सूख जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, भौम जल में कमी आती है, इससे सूखा पड़ता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, सूखा कहते हैं। अर्थात वह जगह जहाँ पे काफ़ी समय से, बहुत अधिक समय से बारिश ना हुई हो। ठीक है, जिस जगह पे बहुत अधिक समय से बारिश ना हुई हो उसे हम सूखा पड़ना कहते हैं। ठीक है मित्रों, सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है। कदाचित आपने हमारे देश या संसार के कुछ भागों में पड़े सूखों के बारे में सुना होगा। क्या आपको जानकारी है इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे हमें एक जानकारी लेनी होगी कि हमारे संसार में, हम विश्व में, ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा दिनों तक सूखा कहाँ पे पड़ा। ठीक है, क्या सूखा कहाँ पे पड़ा। और इसके अलावा आपको भारत देश में भी ऐसे क्षेत्रों के नाम लिखना है जहाँ पे सूखा पड़ा हो। ठीक है, जहाँ पे आपने सूखा के बारे में सुना हो उन क्षेत्रों के आपको नाम लिखना है। इससे ये आपके पेपर में सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि किस क्षेत्र में, किस सन में, ठीक है, किस क्षेत्र में और किस सन में सूखा पड़ा। ठीक है मित्रों, इस प्रकार का प्रश्न आपको आ सकता है। ठीक है, इन परिस्थितियों में पशुओं और वनस्पतियों को क्या होता है, आपके माता पिता तथा पड़ोसी से चर्चा करके अथवा समाचार पत्रों व मैगजीन में पढ़कर इसके बारे में पता लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक है मित्रों, अब हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। तो आइए अब इधर पे हम जानेंगे जल का संरक्षण हम कैसे करते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधे, जंतु तथा मनुष्य के उपयोग के लिए उपयुक्त होता है। अधिकांश जल महासागर में है जिसे सीधे ही उपयोग में नहीं लाया जा सकता। जब भौम जल का स्तर अत्यधिक गिर जाता है तब भौम जल का और अधिक उपयोग नहीं कर सकते। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, परंतु उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा अत्यंत सीमित है और अति उपयोग के कारण घटती जा रही है। जल की मांग प्रतिदिन बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। बहुत से नगरों में जल भरने के लिए लंबी कतारों का दिखना एक साधारण दृश्य है। खाने की वस्तु के उत्पादन और उद्योग में भी जल की अत्यधिक मात्रा का उपयोग हो रहा है। इन्हीं कारणों से संसार के बहुत से भागों में जल की कमी हो गई है। इसलिए यह आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। हम सावधानी बरतें जिससे जल व्यर्थ ना हो। ठीक है मित्रों, लेकिन हम सावधानी कहाँ बरतते हैं। अधिकतर लोग तो पानी है तो वो तो फेंकते रहते हैं पैसे वाले, और जिनको कुछ भी होश हवास नहीं रहता वो तो और अपने मद में रहते हैं। कुछ लोग वो तो और विवेकपूर्ण तरीके से
किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं करते। सारे अधिकतर व्यक्तियों को मैंने देखा है किसी भी चीज़ का, जल का नहीं, किसी भी चीज़ का अति दोहन करते हैं। इसी के कारण आज ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ों को झेलना पड़ रहा है और विभिन्न तरह की बीमारियां हो रही हैं विश्व भर में। ठीक है, किस वजह से? देखिए, हम किसी भी चीज़ का अति दोहन करते हैं। आजकल हर चीज़ का अति दोहन हो रहा है। ठीक है मित्रों, पृथ्वी पे उपलब्ध हर संसाधन, जो भी संसाधन है, हर संसाधन का अति दोहन हो रहा है। इसी कारण से हमारे जो विश्व है, हमारी पृथ्वी को क्या झेलना पड़ रहा है? बहुत ही मुसीबत झेलनी पड़ रही है। ठीक है मित्रों, तो देखिए, अति दोहन ना किया जाए तो अच्छा है, लेकिन इसके बारे में सभी को संगठित रूप से कुछ कदम उठाना होगा, तभी इसके बारे में कुछ किया जा सकता है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। वर्षा के जल को एकत्रित करना। ठीक है मित्रों, हमें वर्षा के जल को एकत्रित करना चाहिए। इसका भंडारण करके बाद में उपयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। ठीक है, वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र यह है कि जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र किया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है मित्रों। क्यों नहीं होता? आइए आगे जानते हैं ऐसा क्यों नहीं होता है। वर्षा के उस जल का क्या होता है जो ऐसे क्षेत्रों में गिरता है जहाँ अधिकांश क्षेत्र कंक्रीट की सड़क और मकान है। तो ऐसे में क्या होता है, यह नालियों में बह जाता है। ठीक है, नालियों में बह के फिर यह आगे नदियों में चला जाता है। ठीक है, कहाँ चला जाता है? नदियों में चला जाता है। फिर यह झीलों में पहुंच जाता है जो बहुत दूर हो सकती है। तो इससे क्या होगा, जहाँ पे वो वर्षा का जल गिरा वहाँ उपयोग में नहीं आया, क्योंकि यह जल हमारे चारों ओर भूमि में वापस नहीं गया। अतः इस जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करना होगा। अब आप सोचिए, अगर आप आसपास बहुत ढेर सारे सोक पिट बना दें, क्या बना दें? बहुत सारे सोक पिट बना दें, तो उससे क्या होगा, जो जल है वो सीधे ही भूमि में चला जाएगा। ठीक है मित्रों, उससे क्या होगा, वो जल सीधे ही भूमि में चला जाएगा और भूमि में जाने के कारण क्या होगा, भौम जल में वृद्धि होगी। तो जो भी हमारे जो हैंड पाइप लगे होते हैं, बोरवेल्स होते हैं, उनसे हम जल की आपूर्ति कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, अब देखिए, अगर वो नदियों, पहले नालियों में गया, नालियों से वो नालों में गया, और नाले किससे मिले रहते हैं? नदियों से, जो कि नदियों को प्रदूषित भी करते हैं। ठीक है, तो अब फिर वो घूम फिर के हमें उनके लिए पाइपलाइन और जमाने की हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं, जो कि हमारी सरकार के लिए भी आर्थिक रूप से सही नहीं है। ठीक है, इसकी जगह वो क्या कर सकते हैं, सोक पिट बनवा सकते हैं, जगह जगह पे बड़े बड़े सोक पिटों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, वर्षा का जल वहीं के वहीं उसी जगह पे समा जाएगा जहाँ पे वो गिरा है। वर्षा जल संग्रहण की ऐसी 2 तकनीकों का उल्लेख किया गया है। ठीक है मित्रों, तो आइए ये 2 तकनीक पढ़ते हैं। छतों के ऊपर वर्षा जल संग्रहण। इस प्रणाली में छतों पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है। इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं, जिन्हें उपयोग करने से पहले निस्निंदन आवश्यक होता है। ठीक है मित्रों, तो देखिए क्या होता है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, देखिए ये हमारे छत के ऊपर पानी बरसा। ठीक है, अब ये क्या होगा, छत पे इकट्ठा हो जाएगा। अब उसे हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम नीचे एक टैंक बना के, अभी ये टैंक खुला हुआ है, अभी मैं बताता हूँ क्यों खुला हुआ है। तो देखिए ये टैंक क्या हो रहा है, यहाँ से पानी इसमें गिरा, अब यहाँ पे एक जाली लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुई है, एक जाली लगी हुई है, जिससे ये पानी छनता जा रहा है और ये पानी छन के फिर एक बड़े टैंक में जा रहा है। ठीक है मित्रों, तो इसमें क्या हो रहा है, निस्निंदन हो रहा है। इसके अलावा देखिए, इस टंकी को हम यहाँ से भी ये कंक्रीट बना दें। ठीक है, तो ये जल अब इसमें छन के इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन ये किस चीज़ का उदाहरण, देखिए मित्रों मैं आपको बताता हूँ, ये दूसरे वाले का उदाहरण है। ठीक है, ये जो चित्र बना हुआ है ये क्या है, दूसरे विकल्प का चित्र है। तो आइए क्या करना, निस्निंदन करना आवश्यक होता है। इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइप द्वारा जमीन
में बने किसी गड्ढे तक ले जाया जा सकता है। ठीक है मित्रों, तो देखिए ये क्षमा कीजिए, ये इसी वाले उदाहरण एक का ही उपाय एक का ही चित्र है। ठीक है, उसे छानने की बजाय क्या कर सकते हैं, उसे हम बड़े गड्ढे में ले जाके वापस भूमि में डाल सकते हैं। ठीक है, इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइप द्वारा जमीन में बने किसी गड्ढे तक ले जाया जा सकता है, जहां यह मिट्टी के रिसाव द्वारा भौम जल की पुनः पूर्ति करेगा। एक दूसरा विकल्प है, देखिए जो विकल्प मैं आपको बता रहा था वो विकल्प यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन कोई भी इस विकल्प का उपयोग नहीं करता। ये बहुत ही गलत बात है, कोई भी नहीं करता इस विकल्प का उपयोग। क्या कर सकते हैं कि सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा जल को सीधे भूमि में पहुंचा सकते हैं। ठीक है, नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा जल को, तो इसमें जो मैं बता रहा था वो तो नहीं है, लेकिन नालियों द्वारा हम इसे भूमि में सीधे पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचा सकते हैं, देखिए सड़क के किनारे हम नालियां बना दें, लेकिन उन नालियों को पक्की नहीं करना। ठीक है मित्रों, क्या नहीं करना चाहिए, उन नालियों को पक्की नहीं करना चाहिए। जब हम उन नालियों को पक्की नहीं करेंगे तो तभी वर्षा का जल सीधे भूमि में पहुंचेगा। अगर उन्हें पक्की कर दी तो वो नहीं पहुंचेगा। अब आइए हम जानते हैं कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में जो हमने इस पाठ में पढ़े। तो कौन कौन से पढ़े, बादल, संघनन, सूखा, बाष्पन, बाढ़, ओला। ठीक है, महासागर, वर्षा जल संग्रहण, हिम, जलपाष्प, जल चक्र। ठीक है मित्रों, तो इन सब के बारे में हमने आज पढ़ा। अब आइए सारांश जान लेते हैं। सारांश क्या है, जल जीवन के लिए आवश्यक है। तो जल क्या है, जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। वायु में बाष्पन और बाष्पोत्सर्जन से जल वाष्प मिलती रहती है। जल वाष्प वायु में संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती हैं, जो बादल जैसी दिखाई देती हैं। बहुत सी छोटी जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा, हिम अथवा ओले के रूप में गिरती हैं। ठीक है मित्रों, वर्षा, ओले तथा हिम नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं तथा मिट्टी के जल की पुनः पूर्ति करते हैं। महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा न होने से सूखा पड़ता है। ठीक है मित्रों, पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है, इसलिए विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ जो भी कुछ आज हमने पढ़ा है आपको वो समझ में आ गया होगा। अब आइए हम जानते हैं अभ्यास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे मित्रों, अभ्यास करेंगे। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जल को वाष्प में परिवर्तित करने का प्रक्रम को क्या कहते हैं, बाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है मित्रों, क्या कहते हैं, बाष्पीकरण कहते हैं जल के वाष्प में परिवर्तित होने के प्रक्रम को। जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। ठीक है मित्रों, जो जल वाष्प वापस जल में परिवर्तित हो जाती है तो उसे संघनन कहते हैं। ठीक है, एक वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा न होने से उस क्षेत्र में सूखा लाता है। क्या आता है, उस क्षेत्र में सूखा आता है। फिर अत्यधिक वर्षा से क्या आती है, बाढ़ आती है। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आइए करते हैं नीचे लिखे में से प्रत्येक क्या यह बाष्पन अथवा संघनन है। ठीक है, तो नीचे कुछ कथन लिखे हुए हैं जिनमें हमें बताना है कि यह बाष्पन है या फिर संघनन। क्या है, यह बाष्पन है या फिर संघनन। ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों का दिखना। तो देखिए पहला वाला है, जो ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें दिखती हैं तो वो दिखती हैं संघनन के कारण। ठीक है, अब दूसरा वाला क्या है, गीले कपड़े पर इस्त्री करने पर भाप का ऊपर उठना। तो ये क्या है, बाष्पन है। ठीक है मित्रों, फिर तीसरा है सर्दी में प्रातः कोहरा दिखना। तो ये क्या, किस कारण से होता है, ये संघनन की वजह से होता है। गीले कपड़े से पोंछने के बाद
श्याम पट कुछ समय बाद सूख जाता है, तो ये होता है संघनन के कारण से। फिर लास्ट है क्षमा कीजिए, ये होता है बाष्पन की वजह से। गर्म छड़ के ऊपर जल छिड़कने पर भाप ऊपर उठना, तो ये भी होता है बाष्पन की प्रक्रिया द्वारा। ठीक है मित्रों, अब आइए जानते हैं आगे हम निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं अथवा असत्य। ठीक है, तो वायु में जल वाष्प केवल मानसून के समय में उपस्थित रहती है, तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, वायु में जल वाष्प हमेशा उपस्थित होती है, केवल मानसून के समय नहीं होती। जल महासागरों, नदियों, झीलों से वाष्पित होकर वायु में मिलता है, परंतु भूमि से वाष्पित नहीं होता, तो ये कथन कैसा है, सत्य है। जल वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। जल के जल वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है, तो हाँ मित्रों, ये कथन सत्य है। जल का वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश में होता है, नहीं मित्रों, ये कथन गलत है। अगर सूर्य छांव में भी जल का वाष्पन होता है। वायु की ऊपरी परतों में यह और अधिक ठंडी होती है, जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल कणिकाओं में बदल जाता है। तो हाँ मित्रों, ये कथन सत्य है, छोटी छोटी जल कणिकाओं में बदल जाता है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं प्रश्न 4। मान लीजिए कि आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को बारिश वाले दिन में शीघ्र सुखाना चाहते हैं। ठीक है, बारिश का दिन है तो आप उसे शीघ्र सुखाना चाहते हैं। क्या इसे अंगीठी के या हीटर के पास फैलाने पर यह इस कार्य में सहायता मिलेगी? यदि हाँ तो कैसे? हाँ मित्रों, अगर हम हमारी यूनिफॉर्म को अंगीठी या हीटर के पास रख देंगे तो हमें उसको सुखाने में सहायता मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि जो अंगीठी या हीटर की जो ऊष्मा है उसकी वजह से क्या होगा, हमारी यूनिफॉर्म का जो जल है वो बाष्पीकृत होकर तेज गति से उड़ जाएगा। ठीक है, बाष्पीकृत हो जाएगा बहुत ही तेज गति से उस यूनिफॉर्म का जल, और हमारी यूनिफॉर्म जल्दी से जल्दी सूख जाएगी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, एक जल की ठंडी बोतल। ठीक है, एक जल की ठंडी बोतल को हमने क्या किया, रेफ्रिजरेटर से निकाला। एक जल की ठंडी बोतल को रेफ्रिजरेटर से निकालिए, उसे मेज पर रखिए। कुछ समय पश्चात आप इसे चारों तरफ जल की छोटी छोटी बूंदें देखेंगे, तो कारण बताओ। तो ये किस कारण से हुई? देखिए, जैसे ही हमने जल की बोतल को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाला तो क्या हुआ, वो जो बोतल थी, रेफ्रिजरेटर से निकाली हुई जो बोतल थी, वो क्या आई, जल वाष्प के संपर्क में आई। ठीक है मित्रों, क्योंकि हमारे वातावरण में हर समय जल वाष्प होती है। क्या होती है? हर समय जल वाष्प होती है, और जैसे ही वो ठंडी बोतल जल वाष्प के संपर्क में आई तो बोतल से जो जल वाष्प टकराई तो वो क्या हो गई, तुरंत ठंडी होकर संघनित हो गई, और संघनित होने के बाद वो जल वाष्प पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल गई। ठीक है मित्रों, अब चश्मों के लेंस साफ करने के लिए लोग उसे फूंक मारते हैं, तो लेंस भीग क्यों जाता है? तो देखिए मित्रों, क्या होता है, जब हम उस चश्मे पर जो हम लेंस फूंक मारते हैं वो कैसी होती है, वो बहुत ही नम होती है। तो वो नम होती है तो क्या होती है, उसके नम होने के कारण वो संघनित होकर उस क्षमा कीजिए, वो संघनित होकर उस लेंस पर दिखती है हमें। ठीक है मित्रों, उस लेंस को वो गीला कर देती है। अब क्षमा कीजिए, अब हम बादल कैसे बनते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए मित्रों, मैं इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ जब हम पढ़ रहे थे बादल कैसे बनते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब विभिन्न जगहों से, ठीक है, विभिन्न जगहों से जैसे तालाब हो गया, झील, महासागर, ठीक है, पेड़ पौधे, इन सब से वाष्पित होकर, ठीक है, जो जल है वो वाष्पित होकर, उसका वाष्पीकरण होकर वह वायु के साथ धीरे धीरे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाता है। जैसे ही ऊपर वो जैसे जैसे ऊपर जाती है वो वाष्पित है, जो वाष्पीकरण, जो जल वाष्प है वो धीरे धीरे ऊपर जाती है। वैसे ही पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते जाते क्या होता है, वो वातावरण में ठंडक आती जाती है। ठीक है मित्रों, क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर हम जाते हैं पृथ्वी की सतह से, वहाँ पे
वहाँ का वातावरण ठंडा होता जाता है और जो वायु के साथ मिली हुई जो जल वाष्प है, ठीक है मित्रों, जो वायु के साथ मिली हुई जल वाष्प है वो धीरे धीरे ठंडी होती है और जब ठंडी होते होते इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाती है कि जो जल वाष्प होती है वो संघनित होकर क्या होती है, छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जल कणिकाएं कहते हैं। और ये छोटी छोटी जल कणिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं और इकट्ठी होकर तैरती रहती हैं, ठीक है मित्रों, क्या होती हैं, वायु में तैरती रहती हैं, ठीक है। और ये ही मिलके क्या बनाती हैं, छोटी छोटी जल कणिकाएं मिलके ही बादल बनाती हैं। तो इस प्रकार से हमारे बादल बन जाते हैं। और जब ये जल कणिकाओं के बहुत सारे झुंड, ठीक है, ये इन जल कणिकाओं के बहुत सारे झुंड, जो बादलों के बहुत सारे झुंड, मतलब बहुत सारे बादल एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है। जब बहुत सारे बादल एक साथ मिल जाते हैं तो ये जल कणिकाएं बहुत ही भारी हो जाती हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, जल कणिकाएं बहुत भारी हो जाती हैं और बारिश के रूप में नीचे गिर जाती हैं। अब जानते हैं हम सूखा कब पड़ता। तो देखिए मित्रों, अभी मैंने इसका उत्तर बताया था आपको, सूखा कब पड़ता है। तो कृपया कर मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है मित्रों। देखिए, जब क्या होता है, बाष्पन और बाष्पोत्सर्जन लगातार बहुत समय तक लगातार होता रहता है और देखिए जल वाष्पन लगातार हो ही रहा है और क्या हो रहा है, इसके कारण से मृदा से जल की क्षति होती रहती है और बहुत समय तक वर्षा नहीं होती, ठीक है। क्या नहीं होती, बहुत समय तक वर्षा नहीं होती, जिसकी वजह से मृदा को क्या नहीं मिलता, जल नहीं मिलता, तो मृदा सूख जाती है, ठीक है। मृदा सूख जाती है और इसके साथ ही क्या होता है, उस क्षेत्र में जितने भी तालाब हैं, तालाब, कुएं, झीलें, वो भी क्या होती हैं, धीरे धीरे सूखने लगती हैं और भौम जल में भी कमी आती है, ठीक है। तो भौम जल में भी कमी आती है जिस वजह से सूखा पड़ता है, ठीक है। अगर हम कुछ ही शब्दों में बोलें तो उसे हम किस प्रकार से कह सकते हैं। देखिए, हम कह सकते हैं कि जब कुछ समय तक, ठीक है, जब एक वर्ष या उससे अधिक समय तक बारिश ना हो तब उस क्षेत्र में क्या आता है, सूखा आता है। सरल शब्दों में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जिस जगह पर लंबे समय तक वर्षा ना हो तब वहाँ पर सूखा पड़ता है, ठीक है मित्रों। कब पड़ता है, किसी जगह पर एक वर्ष या उससे अधिक समय तक या कुछ समय तक, ठीक है, अधिक समय तक बारिश ना हो तो उस क्षेत्र में सूखा पड़ता है, ठीक है मित्रों। तो ये था हमारा आज का पाठ, जल, पाठ 14, ठीक है मित्रों। अब इस कक्षा के सिर्फ दो ही अध्याय बचे हैं जिन्हें मैं आपके समक्ष जल्दी प्रस्तुत करूंगा। फिर उसके बाद हम कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक पढ़ेंगे, जिसमें हमारा भूगोल, हिस्ट्री और पॉलिटी है, ठीक है मित्रों। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि हमारा संविधान कैसा है, हमारा भूगोल कैसा है, हमारा इतिहास कैसा है, ठीक है मित्रों। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।